हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे DECE 3 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इसमें पहला है बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी एक संगठन के बारे में बताइए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय संगठन, यानी कि हमारे जो देश में चल रहे हैं ना, वो कोई भी स्वयंसेवी जो संगठन या सरकारी संगठन, किसी भी एक संगठन के बारे में बताना है। विशिष्ट बच्चे का क्या मतलब है, ये पूछ सकते हैं। क्षति क्या है, अपंगता क्या है, अक्षमता क्या है, बच्चों को लेबल करने का क्या मतलब होता है या फिर उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। SOS बालग्राम क्या है, मोबाइल क्रैश क्या है, मानसिक मंदता वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनकी विशेषताएं बता दीजिए, निम्नलिखित के पूरे नाम बताइए। ऐसे ये जो नीचे कुछ टॉपिक दिए गए, कुछ नाम दिए गए हैं संगठनों के, ये दे के पूछ सकते हैं कि इनकी फुल फॉर्म बतानी है। तो ये कुछ मेन टॉपिक है। तो मैंने इनके पूरे आंसर बड़े तो ऐसे करवा रखे हैं। तो बस मैं अभी आपके एग्ज़ाम के रिवीजन के हिसाब से इनको एक बार मोटे मोटे रूप से समझा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको क्या है, जब एग्ज़ाम में ये आएगा तो लास्ट टाइम पे जब याद करते हैं ना, वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है और आपका पढ़ा हुआ है ये पीछे, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन है ना, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन आता है कि इस तरह से प्रश्न भी आ सकता है कि बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताइए, या कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहला है थाईलैंड का समेकित पोषण व समुदाय विकास कार्यक्रम, नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट, पेरूस प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन। तो इसमें से आपको कोई भी एक के बारे में बताना है। तो आप ये इजी सा है, थाईलैंड का समेकित पोषण और समुदाय विकास कार्यक्रम, ये लर्न कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। अभी ये थाईलैंड क्या है, थाईलैंड भी हमारे इंडिया की तरह एक विकासशील देश है, और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन, यानी कि जो गरीबी से छुटकारा दिलाने के लिए राष्ट्रीय योजनाएं जो होती है ना, उनका प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रहा है। अभी तो थाईलैंड में भी यही जो गरीबी उन्मूलन है ना, वही कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसके साथ साथ क्या है कि समुदाय को शिक्षा, उनका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पोषण, पूरक आहार, वृद्धि अन्वेषण को भी इसके कार्यक्रम में जोड़ा गया। जैसे हमारे आंगनबाड़ी है ना इंडिया में, उसी तरह थाईलैंड में ये कार्यक्रम बनाया गया था, समेकित पोषण व समुदाय विकास कार्यक्रम। तो इसमें ये सारी की सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। पोषण व शिक्षा के बाद अंतःवैयक्तिक व मनोसामाजिक ब्यौरे, मुख्यतः पालनकर्ता या फिर जो बाल गतिविधियां ना, उन पे अधिक ध्यान दिया जाता है। ये सारे के सारे क्या जो इनके बारे में जो भी समझाया जाता है ना, तो वो समुदाय जो वहाँ पे जो समुदाय या उनके रीति रिवाज और उनकी प्रथा मान्यता जो होती है ना, उनके हिसाब से ही उन लोगों को समझाया गया था। उन्हीं पे आधारित होता है ये सारी की सारी गतिविधियाँ। उनके जो समुदाय हैं, उनकी संस्कृति के मूल्य परंपराओं के अनुरूप होती हैं। इसलिए जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं ना, इनको इसके अपने आप को जोड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से। इसलिए इनके लिए क्या परायापन नहीं था इस कार्यक्रम में, और एक अपनापन था। और इस कार्यक्रम की जो लागत, यानी कि इसमें जो खर्चा था ना, वो भी बहुत कम था। और जो इसके लिए संदेश देते थे, तो वो संदेश देने के लिए क्या है, वीडियो कैसेट्स का उपयोग करते हैं इसे थाईलैंड में। इस जो कार्यक्रम के लिए कोई भी संदेश दिया जाएगा, तो जिससे क्या है, एक तो समझो कि नॉर्मल किसी चीज़ में लिख के दिया जाए, एक बोल के दिया जाए, कि वीडियो कैसेट द्वारा वीडियो दिखाया जाए, सुनाया जाए। तो उससे क्या है, जो शिक्षित महिलाएं नहीं है, उनको भी आराम से जो संदेश है ना, वो समझ में आ जाता है। इसलिए थाईलैंड का जो ये कार्यक्रम है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सफल सिद्ध हुआ था। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है ना बाल विकास के ऊपर, वो हो गया। अभी हम देखेंगे जो राष्ट्रीय संगठन है, उनके बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय संगठन में आ जाएगा कि जो राष्ट्रीय जन सहयोग व बाल विकास संस्था निपसेड हो गया। तो निपसेड के अंतर्गत आता है कि इस कार्यक्रम का, निपसेड का उद्देश्य मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय है ना, उसके जो महिला व बाल विकास विभाग के विभिन्न
जो बाल विकास कार्यक्रम है उनकी योजनाएं बनाना, और उनका जो योजना जो बनती है ना उसके बाद उनके कार्यान्वयन में सहायता करना, यानी कि उन योजनाओं के अनुसार जो कार्य करते हैं ना उसमें सहायता करना। क्योंकि जैसे सरकार है, गवर्नमेंट द्वारा बाल विकास के लिए के विभिन्न सेवाएं चलाई गई हैं, विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए हैं जिनकी के समय समय पे के जांच होती है, समीक्षा होती है, वो जरूरी होती है। और ये जो काम है ना, ये जो जांच या समीक्षा करना, यही काम निपसेड करता है। निपसेड के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है वो निम्नलिखित है। इस संस्थान के द्वारा जो बाल विकास है उससे संबंधित जो मुद्दे ना, बाल विकास से यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन पे अनेक कार्यक्रम व अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का आयोजन होगा। व ICDS कर्मचारी है ना, उनका प्रशिक्षण भी निपसेड द्वारा होता है। देश के उन संगठनों से संपर्क बनाए रखता है निपसेड जो कि बच्चों को सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि जो चाइल्ड केयर के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना संगठन, उनसे संपर्क बना के रखता है निपसेड। और ये जो संगठन है उन संगठन के जो सदस्य हैं और ये कार्यकर्ता हैं उन सबको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रदान करता है। और जो सरकारी या फिर जो गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन है उनके बीच एक सेतु का काम करता है, समन्वय के रूप में समन्वय का काम करता है। इसके अलावा अनुसंधान के मूल्यांकन का अध्ययन भी किया जाता है। हमारे देश में कई विश्वविद्यालय और जो अनुसंधान संस्थान है जिनमें कि जैसे कि गृह विज्ञान, सामाजिक कार्य, पोषण, बाल विकास आदि विभाग होते हैं सब कॉलेजों में। इन विभागों द्वारा जो रिपोर्ट या अनुसंधान रिपोर्ट सूचनाओं का संकलन किया जाता है ना, तो ये काम करने में भी निपसेड ही मदद करता है। इन सब बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय इनकी जो सरकारी विभाग, स्वयंसेवी संगठन, कॉलेज द्वारा जो बाल विकास से संबंधित जो भी सूचना फिर एकत्रित की जाती है तो उसको फिर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके और जो भी संबद्ध जो संस्थाएं होती हैं उनको ये निपसेड ये सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। अभी दूसरा है जो हमारे देश में जो दूसरा है बच्चों के लिए जो संगठन है वो है राष्ट्रीय बाल बोर्ड यानी कि NCB, नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड। तो ये 1974 में राष्ट्र की जो बाल नीति है, राष्ट्र बाल नीति की उद्घोषणा जब हुई थी ना 1974 में, तो सरकार ने एक राष्ट्र बाल बोर्ड की स्थापना का निश्चय किया था। तो ये तब स्थापित हुआ था। इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होते हैं ना वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और सरकारी व जो स्वयंसेवी, सरकारी या स्वयंसेवी मतलब गैर सरकारी संगठन होते हैं, इनके द्वारा बाल कल्याण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो बाल बोर्ड ना इन संगठनों के जो प्रयास, इन कार्यक्रम को चलाने के लिए जो भी प्रयास करता है तो उनको एकत्रित करके इनकी सेवाओं को दिशा व लक्ष्य प्रदान करता है, यानी कि इनको मदद करता है उन सब में। और बाल विकास के लिए नई नई गतिविधि व पुराने जो भी कार्यक्रम है बाल विकास के लिए उनके विस्तार के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतियां भी बनाता है और उसमें मदद की जाती है। तो ये NCB यानी कि राष्ट्रीय बाल बोर्ड का काम हो गया। नेक्स्ट हमें बताना है कि जो विशेष बच्चे से क्या मतलब है आपका, या विशेष बच्चे किन्हें कहा जाता है, विशिष्ट बच्चे कौन होते हैं। तो जैसे कि केंद्र में कभी देखा होगा या फिर हमने कभी वैसे नॉर्मली देखा होगा तो क्या जैसे कि शिक्षा विद्यालय में ही हम देखते हैं, विद्यालय का एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल का, तो उसमें क्या बहुत सारे बच्चे आते हैं लेकिन क्या सब बच्चे एक जैसे नहीं रहते। ज़्यादातर बच्चे सामान्य रहते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनमें कुछ क्या अपनी अलग ही विशेषताएं होती है, शारीरिक या मानसिक विशेषताएं होती है। ये बालक जल्दी जुट के टीचर का या फिर हमारा क्या ध्यान आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। इनमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, इन लक्षणों के आधार पे क्या इनको अलग अलग नाम से हम पुकार सकते हैं। जैसे कि किसी को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी प्रतिभाशाली है, कोई किसको कह सकते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है, मंद बुद्धि कह सकते हैं, शारीरिक रूप से डिसेबल कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे बालक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक या सामाजिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, या तो बहुत तेज होते हैं बहुत कम होते हैं। कक्षा में छात्रों को समान विशिष्ट लक्षणों द्वारा श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। शिक्षकों को छात्रों में जो पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण है ना उनकी तरफ ध्यान देना होता है ताकि उनको पता चल जाए कि क्या विशिष्ट बच्चों की जो आवश्यकताएं वो पूरी की जा सकें। तो ये जो बच्चे होते हैं ना जिनमें कुछ अलग जो क्षमताएं होती है तो उन्हीं को क्या है विशेष बच्चे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे कहा जाता है। इनमें कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं लेकिन कईयों के बहुत बार सिखाते हैं, बहुत बार पढ़ाते हैं पर वो
सीख नहीं पाते हैं, दूसरी तीसरी चौथी बार सीख पाते, कई तो और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो सीख ही नहीं पाते हैं। तो इन बच्चों की जो शिक्षा की व्यवस्था है ना, शिक्षक इनके लक्षण देख के इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग से करने लग जाता है। तो यही बच्चे जो होते हैं ना, यही बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर किसी बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि या विकास के स्तर या शारीरिक जो योग्यता क्षमता के आधार पर बच्चे की जो शक्ति या सामर्थ्य पे कोई भी प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो उसे विशेष जरूरत वाले बच्चे कहा जाता है। नेक्स्ट हमें बताना है क्षति, अपंगता या फिर जो अक्षमता है ना, वो क्या क्या है, या फिर इन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, ये बताना है। तो इन के तीनों के अर्थ अलग अलग है। पहले हम देखेंगे क्षति क्या है। क्षति का अर्थ है कि जो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी प्रकार की कमी, दुराव, मतलब कि जो व्यक्ति की शारीरिक जो संरचना है ना, उसमें कोई चीज की कमी रह जाए। तो WHO ने जो क्षति की परिभाषा दी है वह निम्नलिखित है कि क्षति शारीरिक संरचना, मनोशारीरिक व शारीरिक क्रियाओं की कमी या फिर असामान्यता होती है, तो वो क्षति होती है। अभी क्षति का उदाहरण कैसे हमें ध्यान रह सकता है कि क्षति क्या है। जैसे कि आंख है, हमारी आंख है, नॉर्मल हम देख पाते हैं, सब दुनियादारी कुछ भी हमें सब कुछ साफ दिख रहा है, लेकिन हमारी आंख का कॉर्निया है, अगर धीरे धीरे कोई बीमारी हो जाए, उसमें वो सूख जाए, उसमें खराबी आ जाए, तो उसे हम कह सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि उसमें क्षति आ गई। या फिर जैसे ऐसे हो सकते हैं, जन्म के टाइम से अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में, जन्म का टाइम है उस टाइम बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, तो हो सकता है कि उसको जो दिमाग है ना, दिमाग पे कोई असर पड़ जाए, मस्तिष्क का कोई भी उत्तक या कोई भी भाग ना क्षतिग्रस्त हो जाए, तो इसे क्षति कहते हैं। इसके अलावा किसी भी रोग के कारण, जैसे कि किसी का भी पैर खराब हो जाए, तो पैर खराब हो गया, पैर में उसके अपंगता सी आ गई, तो उसे क्षति कहते हैं। पैर में कोई भी कमी आ गई तो ये सिर्फ क्षति के उदाहरण है। जैसे कि अगर किसी का बर्थ मार्क भी है, और या फिर किसी के जो विकृत ऊतक यानी कि अंग भंग है ना, जैसे अंग टेढ़े मेढ़े हैं, तो ये सब भी क्षति कहलाते हैं। नेक्स्ट अपंगता क्या है। अपंगता को हम विकलांगता या अशक्तता भी कहते हैं। अपंगता के अनेक अर्थ हैं। GDB के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो असमर्थता है, संज्ञानात्मक दोष, दृष्टि दोष, सुनने संबंधी दोष, ये सारे के सारे क्या अशक्तता यानी कि अपंगता है। और शारीरिक व मानसिक दोष होने पर हम उन्हें अपंगता की श्रेणी में रख देते हैं। किसी विशेष अंग की कार्य क्षमता सीमित होना, जिससे कि व्यक्ति के जो दिन प्रतिदिन के कार्य प्रभावित हो ना, वही विकलांगता कहलाते हैं। यानी कि जैसे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है तो विकलांगता होती है। क्रो एंड क्रो ने जो अपंगता की परिभाषा ऐसे दी है कि एक व्यक्ति जिसे कोई शारीरिक दोष होता है जो किसी भी प्रकार उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है, सीमित करता है, तो उसे हम अपंगता की श्रेणी में रखते हैं, या फिर उसे शारीरिक न्यूनता या विकलांगता कह सकते हैं। नेक्स्ट हमें बताना अक्षमता क्या है। अक्षमता का मतलब है क्षतिग्रस्त या अपंग व्यक्ति को जो कोई भी अंतःक्रिया, किसी और के साथ अंतःक्रिया करने या परिवेश में जो सामंजस्य बिठाने में कोई भी दिक्कत होती है, तो उसे अक्षमता कहते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी है ना, कोई व्यक्ति है, उसकी ना देख नहीं सकता, वो नेत्रहीन है, तो इस वजह से क्या वो पढ़ नहीं पाएगा, और लोगों के साथ सामान्य जो स्कूल होते हैं ना, वहाँ पे शिक्षा अर्जित नहीं कर पाएगा, और अन्य लोगों के साथ सामाजिक संबंध नहीं बन पाएंगे। नौकरी के लिए क्या, नॉर्मल नौकरी जो सामान्य लोग करते हैं उसमें वो भाग नहीं ले पाएगा ना, तो इसलिए जो उसकी अपंगता है, उसकी अपंगता क्या है, नेत्रहीनता, देख नहीं पाता, तो वही उसकी अक्षमता बन जाती है। और इसी जो अक्षमता होती है ना, इसके कारण ही उसे क्या है, जो अन्य लोगों के साथ सामंजस्य बनाने में क्या तकलीफ होती है, दिक्कत आती है। पर ऐसा हर बार हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर बार हर जो अपंगता या क्षति कमी जो होती है ना वो अक्षमता बने, क्योंकि कई लोग क्या इससे उभर जाते हैं, या फिर अगर ये अक्षमता या क्षति थोड़ी कम हो तो भी वो इतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल पाती। जैसे कि अब हम देखेंगे कि किसी के चेहरे के ऊपर कोई भी निशान हो गया, बर्थ मार्क है मान लो, या चोट का निशान है, तो हाँ उसकी ये जो अक्षमता या क्षति है ना, वो अगर वो समझो कि टेलीविजन जगत में काम करना चाहे, जैसे सीरियल में या मूवी वगैरह में, तो उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई देखो
ऑडियंस को तो ऐसा फेस चाहिए ना जो देखने में अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, भले आजकल तो कहते हैं ना विलन भी चॉकलेट हीरो जैसे होते हैं ना वो बनते हैं, तो इस वजह से क्या हो सकता है उसे प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसी व्यक्ति को जिसके चेहरे पे दाग है ऑफिस वगैरह में, या जैसे वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, या और भी कोई भी व्यवसाय है ना वो खुद कर सकता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर अक्षमता जो क्षति होती है ना, अपंगता होती है, वो अक्षमता बन जाए, क्योंकि उससे क्या अन्य क्षेत्रों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक दो क्षेत्रों के अलावा। या हो सकता है जैसे कि अगर किसी को विलेन का ही रोल चाहिए है ना, तो उसको भी ले सकते हैं, चेहरे पे अगर दाग है तो भी ले सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। पर और क्षेत्रों में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी को उसके फेस से कोई मतलब नहीं होता कि भाई उसका चेहरा ऐसा है कैसा है, ये काम करेगा नहीं करेगा, उनको काम चाहिए होता है, उनको ये नहीं चाहिए होता है कि भाई ये चेहरे पे दाग है, नहीं तो उसका जो दाग है, क्षमता है, जो विकलांगता या फिर समझो क्षति है, वो उसकी अक्षमता कभी नहीं बन पाती है। जैसे कि प्रत्येक क्षति जो होती है वो अपंगता नहीं होती, उसी तरह से कि प्रत्येक जो अपंगता होती है वो भी होती है। इसलिए जहां तक संभव हो, अगर जैसे कि किसी को भी क्षति या अपंगता होती है ना, तो उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो उसे ना बार बार टोकना नहीं चाहिए, उनको लेबल नहीं करना चाहिए, और उनके जो प्रभाव है ना क्षति वगैरह के, उनको कम करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि जो भी इससे पीड़ित व्यक्ति है या बच्चा है जो भी है, तो अपने आप को क्या वो अक्षम ना समझे, अपने आप को थोड़ा हीन ना समझे। उनमें जैसे पॉजिटिविटी आएगी ना, तो वो अपने आप खुद भी प्रयास करेंगे हमारे साथ साथ अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की अपंगता या क्षति है, उसके बावजूद भी वह किसी चीज का मुकाबला करने में सक्षम है, तो उसका प्रोत्साहन जरूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर अगला व्यक्ति खुद से प्रयास कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए, और वो करे ना करे तो भी हमें तो उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उसकी हम उपेक्षा नहीं करेंगे, उसका प्रोत्साहन करेंगे, उसका साथ देंगे, तो उसकी जो भी कमियां है वो बिल्कुल भी उसकी अक्षमता नहीं बनेगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अभी नेक्स्ट, बच्चों को लेबल करने का क्या मतलब है, ये भी टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। लेबलीकरण का क्या मतलब है, लेबल करना क्या होता है, या फिर बच्चों को लेबल करने के जो सकारात्मक प्रभाव बताइए या नकारात्मक प्रभाव बताइए, ये भी एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, 5 का भी 10 का भी पूछा जाता है। तो बच्चों को लेबल करना क्या है, लेबल करने का मतलब होगा एक विशिष्ट नाम से बच्चों को पुकारना। और ये विशिष्ट नाम क्या, ऐसा नहीं है कि किसी ने रख दिए हो, ऐसा नहीं होता है कि हमने किसी को देखा और हम अपना खुद से नाम रख दे, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये जैसे कि ये चिकित्सक होते हैं जो बच्चों का इलाज करते हैं, तो वो क्या है, विशेष बच्चों के साथ काम करने वाले जो व्यावसायिक लोग होते हैं वो लोग, या फिर जो डॉक्टर हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं, इन बच्चों का जैसे इलाज करने के लिए, जैसे इलाज के लिए बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों को देखते हैं, स्पेशल बच्चों को, तो वो उन बच्चों को अक्षम नाम से, अक्षम विशेष बच्चों को कुछ अलग नामों से बोलते हैं। जैसे कि कहेंगे कि ये सीखने में अक्षम है, मंदबुद्धि है, स्वलीन है, संस्तंभ है, शारीरिक विकलांग, अंधा है, बहरा है ना, प्रमस्तिष्क संस्तंभ है ये। तो इन नाम से वो लोग पुकारते हैं, और धीरे धीरे ये ही नाम ना उनकी पहचान बन जाते हैं, और जो कि लेबलीकरण की श्रेणी में आता है। क्या हम फिर उन्हीं नाम से बच्चे को बोलने लग जाते हैं। जैसे कि हमें दूर से कोई बच्चा दिख रहा है, अगर मानो उसका नाम हमने सोच लिया कि उसका नाम छोटू है, लेकिन हमने देखा कि अच्छा वो डॉक्टर के गया था, उसने पता चला, अच्छा डॉक्टर ने बताया था कि उसको तो दिखाई नहीं देता है, तो अंधा है ना। तो बस अब हम क्या करेंगे, जब भी कोई भी जब हमें बच्चा नजर आएगा तो सब हम कहेंगे कि देखो बेचारा अंधा आ रहा है। अभी वो बेचारा अपने आप को महसूस करे ना करे, हम लोग जरूर उन्हें महसूस करवा देते हैं। तो हम में से अनेक लोगों के इन शब्दों का अर्थ तो पता नहीं है कि अंधा है। हो सकता है ना कि उसकी आंख में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कम दिखाई दे रहा हो, क्या पता वो ठीक भी हो जाए, तो जरूरी थोड़ी है वो अंधा है। लेकिन नहीं, हमने तो नाम सुन लिया कि एक बार भाई अंधा बताया तो का मतलब ये अंधा ही है, तो लेबल कर लेते हैं हम लोग। इन शब्दों का अर्थ हमें नहीं पता होता, तो हम अपने हिसाब से उन शब्दों का ना जो अर्थ पता है उसी के हिसाब से उन शब्दों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और बच्चों को लेबल कर देते हैं। और जब भी हमारे मन में अपंग व्यक्ति की ऐसी छवि, जैसे सोचेंगे ना कोई अपंग है तो ऐसे टेढ़े मेढ़े, ऐसे विकृत शरीर वाला, एक अजीब सी शारीरिक बनावट और विशेष व्यवहार वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसकी छवि हम अपने आप ही दिमाग में बिठा लेते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो वैसा हो। और जो ये धारणाएं होती है हमारी, ये बच्चे के लिए क्या सही नहीं होती।
बच्चे के ऊपर क्या है, ये नकारात्मक प्रभाव भी डालती है और सकारात्मक प्रभाव भी डालती है, लेकिन ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव ही डालती है। इसलिए क्या है, इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। लेकिन क्या, लोगों की मेंटलिटी बन चुकी है, लोगों का एक समूह तो क्या है, लेबलिंग के खिलाफ है कि लेबल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या, बच्चों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि भाई इसके तो सकारात्मक प्रभाव भी हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, इन बच्चों को क्या चाहिए, स्पेशल चाइल्ड इनकी जो नीड्स होती हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि इनके जो हम बच्चों को लेबल कर देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, तो उनके नकारात्मक प्रभाव किस तरह से पड़ते हैं। नकारात्मक यानी कि बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ना। तो इनमें क्या है, बच्चों को हम कुछ लेबल करके बुलाते हैं ना अलग नाम से, तो बच्चों को खुद से अलग थलग प्रतीत होने लगता है। बच्चों को जैसे अब 4 बच्चे हैं, हम किसी को बोलेंगे बेचारा ये तो बहरा है, अभी 2-3 बच्चों को हमने सामान्य बोला, नॉर्मल बोला, और उसको हम बहरा बोलेंगे तो बच्चे को डेफिनेटली बुरा फील होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। भले वो बहरा है, लेकिन फिर भी बोलने से जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी कि हम उसे बहरा बोले तभी उसे पता चलेगा, उसे सुनेगा। हम कुछ और भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग, जो सामान्य लोग हैं ना, वो भी नॉर्मल सामान्य रहना भी चाहते हैं, कि दिखना भी चाहते हैं, नॉर्मल दिखे सबको ना, अलग ना दिखे। तो जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं ना, वो भी ऐसे ही चाहते हैं कि हम क्या, अलग से नहीं दिखना चाहते, वो भी नॉर्मल के बच्चों के साथ। लेकिन हम अगर उसे ऐसे बोलेंगे तो वो अलग से दिखाई देने लगेगा। उसे किसी नाम से, विशेष नाम से पुकारेंगे ना, तो उस बच्चे को क्या, ऐसा फील होगा कि वो इन नॉर्मल जो बच्चे इनसे थोड़ा अलग है, उनको, उसको खुद को मन में फील होने लग जाएगा कि वो उन सबसे अलग है। उसमें क्या, हीन भावना आ जाती है, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि वो उसे अपने आप को अयोग्य सुनने से क्या, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। वो खुद को ऐसे कि 1 बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, चौथी बार उसे खुद को फील होगा यार मेरे में ही कोई कमी है शायद। अयोग्य सुन सुन के वो खुद को अयोग्य ही मानने लग जाता है, और फिर क्या, अपने आप की उस कमी को सुधारने के लिए प्रयास भी नहीं करते हैं वो बच्चे। तो एक बार बच्चे के साथ अगर ये लेबल का ठप्पा बिल्कुल लग जाता है ना, तो जिंदगी भर के लिए चिपक जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, अगर बच्चे के क्या, कान में कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो डॉक्टर के पास बच्चा जाएगा, और वहाँ पे क्या, बच्चे को कान की मशीन लगा दी, और अभी हम लोग उसको शुरू से कह रहे हैं बहरा बहरा बहरा, लेकिन अगर उसे कान की मशीन लगा दिया या फिर कोई और प्रयास किए, समझो, तो बच्चे ने सुनना शुरू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बहरेपन की। बट नहीं, हमने तो उसके कान में, बस भले हमें पता हो ना, उसके कान में मशीन देख ली ना, तो बस अब हम अपने आप से ही बस लग जाएंगे हिसाब कि ओहो ये तो बहरा है। अब उसको सुन रहा है, जब वो किसी को सुन ही रहा है, भले मशीन से सुने या फिर नॉर्मली हमारी तरह सुन तो रहा है बंदे को, तो बहरा कहाँ से हो गया। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो बस ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर, बहरा तो जिंदगी भर उसके साथ रहता है। ये भी चीज़ सही नहीं है। कई बार क्या रहता है कि बच्चों को जैसे इन नाम से हम बुलाते हैं ना, स्पेशल इन नाम से बुलाते हैं किसी भी नाम से, तो बच्चों को क्या है, शर्म आती है, दूसरों के सामने हम बुलाते हैं ना, तो बच्चों को बुरा फील होता है। और जैसे फैमिलीज हैं, कई बार तो फैमिलीज का भी मजाक उड़ता है कि बच्चे के साथ जा रहे, देख 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 रहे इसका बेटा तो ऐसा है ना, तो परिवार को भी शर्मिंदा कर देते हैं ये जो स्पेशल नाम होते हैं। और जो अध्यापक या जो अभिभावक गण होते हैं, वो भी बच्चे का लेबल देख के ऐसे सोचते हैं कि अच्छा इसको देखने में प्रॉब्लम है ना, तो ये प्रयास नहीं करेंगे कि इसको थोड़ा आगे बिठाएं या फिर इसको बोल के समझाएं, ये प्रयास ही नहीं करेंगे। अच्छा देखने में प्रॉब्लम है तो अंधा है, इसको क्या समझाने का फायदा, इसे दिखाई तो देना नहीं है कुछ। तो इस तरह से क्या, सब अपना ऐसे हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं काम के लिए, इनके प्रयास ही नहीं करते बच्चे के लिए, कुछ बच्चे के रहता है ना कि विकास के लिए इनके ऊपर अतिरिक्त ध्यान नहीं देते। तो उससे क्या रहता है कि बच्चे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो कि सही नहीं है। अभी हम देखेंगे कि सकारात्मक प्रभाव यानी कि जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना, वो क्या पड़ता है बच्चों पे लेबल के कारण। तो लेबल से क्या रहता है, हम बच्चों को लेबल कर देते हैं ना, तो उनके नाम देख के ना, स्पेशल कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो उनकी जो बातें क्या, हम एक दूसरे को समझा सकते हैं उनकी बातें उनके हिसाब से। जैसे हमें पता लग गया इसे दृष्टि दोष है, तो उसके लिए उसी हिसाब से उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। सोचेंगे श्रवण दोष है, तो उसी हिसाब से उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे हम, उसके प्रयास करेंगे हम। जैसे कि ऐसे बच्चों को जिस तरह के इलाज की ज़रूरत है, इनके साथ कैसे अंतक्षेप करना है, इसमें क्या लेबल सहायता करते हैं। हमें पता है कि बच्चे में अगर जैसे स्वर्ण दोष है, तो हम जब भी उससे बात करेंगे थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा
तो हम तो धीरे धीरे बोले जाएंगे, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए भी लेबल एक थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाता है लेबलीकरण। और हम बच्चे को आगे बिठाएंगे, सहायक श्रवण यंत्रों का उपयोग भी करने के लिए बोलेंगे, माता पिता से बात करेंगे। तो इससे क्या विशेष जरूरतों के जो बच्चों की जरूरतें होती है ना, वो हम आम लोगों के स्पष्ट हो जाती हैं कि भाई अच्छा इसको ये दिक्कत है, तो इसके लिए हम ये प्रयास कर सकते हैं। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। अभी SOS बालग्राम क्या है? तो SOS बालग्राम क्या है? ये गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन है, क्या प्राइवेट एक संस्था है। ये क्या करती है? ये लाभ निरपेक्ष, यानी कि इसे लाभ कमाने के लिए नहीं बनाया गया था। ये संगठन जो बेघर लोग हैं या बच्चे हैं और जो अनाथ बच्चे हैं उनको संरक्षण देता है बेसिकली। तो इसकी स्थापना ना 1964 में हुई थी। और इसकी जब स्थापना हुई थी ना, तो कई लोगों ने सहयोग दिया था। और जो पहला SOS बालग्राम है, ये फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड जो इलाका है ना, वहाँ पे स्थापित किया गया था। इसमें अनेक व्यक्तियों और जो कंपनियां होती है, कंपनियों ने दान दिया था, किसी ने भूमि दान दिया है ना, या फिर जो बच्चों को छात्रवृत्ति मिली, इन सब की सहायता से और ये जो संस्था है इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के बाद अनेक काफी क्या अच्छे अच्छे लोग, जैसे कि जो भी अपना योगदान देना चाहते थे ना, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, सैकड़ों सहायक जो सहकार्य करता है, यानी कि जो काम करने के लिए सहायता की। किसी ने स्नेहमयी माताएं, जो माता के छोटे बच्चों को पाल मतलब जिनको स्नेह देना था, समझो कि बच्चों को पालना पोसना जिनको अच्छा लगता है ना, तो वो आई वहां पे बच्चों की देख रेख करने के लिए। सब धीरे धीरे करके इनसे जुड़ते गए। पहले इसकी स्थापना हुई, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। धीरे धीरे इसकी पहुंच देश के अन्य भाग में भी होती गई। प्रत्येक जो SOS ग्राम है, एक SOS ग्राम में 10 से 12 परिवार गृह हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हर 9 से 10 बच्चे के ऊपर एक साथ रहते हैं। 9 से 10 बच्चे वो आपस में क्या, जैसे फैमिली रहती है ना, वैसे ही भाई बहन की तरह रहते हैं। वहां पे एक महिला रहेगी, कार्यकर्ता समझ लो, या फिर जो माएँ होती है ना, कोई भी जो बच्चों की देख रेख करने के लिए आती हैं, तो वो माता रहेगी, वो उनकी देखभाल करती है और वो बच्चों की देखभाल करेगी। वो 8-10 बच्चे बहन भाई की तरह रहेंगे और जैसे फैमिली में रहते उसी तरह से रहेंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं और 9-10 परिवार की तरह रहते, तो वो परिवार आपस में जैसे पड़ोसी है ना, उस टाइप से रहते हैं। तो ये सामाजिक संबंध बनाते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई शिक्षक बनता है, नर्स, इंजीनियर, पत्रकार, अन्य कार्य भी करते हैं। यानी कि क्या, पढ़े लिख के बच्चे रोजगार करते हैं। कई लोग स्वरोजगार भी अपनाते हैं, बिजनेसमैन भी बने। बड़े होने पर अनेक बच्चे क्या स्वतंत्र हो गए, मतलब उन्होंने शादी कर ली और अच्छा काम करने लग गए, तो वो अपना पैरों पे खड़े हो गए हैं। तो ये इसीलिए हुआ है ना कि उनको पॉजिटिव वो मिल रहा है वातावरण। जैसे अनाथ थे, बेघर थे, तो अगर उनको ध्यान नहीं देते, SOS बालग्राम में नहीं आ पाते, तो बच्चों को सड़क पे, फुटपाथ पे रहना पड़ता। लेकिन क्या, इसकी वजह से आज उनकी शादी भी हो गई, उनका खुद का परिवार है, संपन्न परिवार में रह रहे हैं। SOS जो बालग्राम है आज एक प्रतिपालक देखभाल के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शक कार्यदल के सदस्य के रूप में कार्य करता है। और जो भारत हमारा देश है, भारत के राष्ट्रीय राज्य स्तर के मार्गदर्शन के विकास के लिए तकनीकी निर्दिष्ट करता है। ये जो भारत सरकार में महिला व जो बाल कल्याण विकास है, तो महिला व बाल कल्याण विकास के जो बाल संरक्षण उप कार्य के दल के रूप में के योजना आयोग के कार्यदल का भी सदस्य है SOS बालग्राम। और जो बाल अधिकार के लिए जो भारत सहयोग का भी सक्रिय सदस्य है। अभी नेक्स्ट है मोबाइल क्रैश क्या है। मोबाइल क्रैश की विशेषताएं समझो कि एक ही बात है, मोबाइल क्रैश के बारे में बताना है, हमें पूछ सकते हैं। मोबाइल क्रैश के लिए अद्वितीय विशेषताओं के लिए थोड़ा बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, जिसका कि मैंने ना एक वीडियो पूरा बना रखा है कि मोबाइल क्रैश की विशेषताएं DEC 3 जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिलेगा आपको। तो मोबाइल क्रैश क्या है? मोबाइल क्रैश एक स्वयंसेवी संगठन है, संस्था है। इसकी स्थापना सन 1965 में मीरा महादेव द्वारा, जो भवन निर्माण यानी कि जो बिल्डिंग का काम बनाने का काम करते हैं ना, वहां आने वाले जो मजदूर होते हैं उनके बच्चों के लिए जो शिशु गृह व दिवस सेवा प्रदान करने के लिए मीरा महादेव ने 1965 में इसकी स्थापना की थी। ये दिल्ली, मुंबई, पुणे में 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं ना, उनके लिए स्वास्थ्य देखभाल, पूरक आहार, खेल कूद व शालापूर्व जो क्रियाएं होती हैं उनका आयोजन करते हैं। और जो ये मोबाइल क्रैश केंद्र होते हैं, ये वहां पे खोले जाते हैं जहाँ पे भवन निर्माण हो रहा हो। और इसके लिए स्थान क्या ठेकेदार दे देता है, जो वहां पे स्थान बनवा रहे हैं ना, तो जगह वो प्रदान कर देता है। और इस केंद्र में बच्चों को
स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है, पूरक आहार, नहलाया धुलाया जाता है, ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और जो माएँ होती हैं ना वो काम करती हैं वहाँ स्थान पे, और जब अपने बच्चों को आके वहीं पे दूध पिला सकती हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शालापूर केंद्रों या बालवाड़ी में भेजा जाता है। बच्चों को खेल द्वारा सिखाने के मौके दिए जाते हैं, और वहाँ पे बच्चों को खेल, कला, रचनात्मक कार्यों के लिए कम लागत व मूल्य में सामग्री, खेल सामग्री बनाई जाती है, जो स्वयं केंद्र में ही बनाई जाती है। नृत्य, गीत, नाटक, खेल क्रियाएं बच्चे के प्रतिदिन के कार्य का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। जो 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनका जो एडमिशन होता है ना सरकारी स्कूलों में फिर करवा दिया जाता है। यहाँ पे माता पिता भी बाल स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित करने के लिए उनको भी क्या अनेक सभाएं आयोजित की जाती है। यानी कि बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती है उसके साथ साथ माता पिता के लिए भी कुछ सुविधाएं या फिर समझो कि लाभ दिए जाते हैं इसमें मोबाइल क्रैश में। परिवारों की भागीदारी इसमें बढ़ाने के लिए क्या छुट्टी का दिन जिस दिन होता है ना तो उस दिन कैंप लगाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, त्योहार मनाना आदि कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि परिवार को भी, जैसे मजदूरी कर रहे हैं समझो पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा क्या है टाइम मिल जाता है अपने लिए। तो ये क्या मोबाइल क्रैश के बारे में था थोड़ा सा। नेक्स्ट हमें पता ना मानसिक मंदता क्या होती है, मानसिक मंद बच्चे क्या होते हैं, मानसिक मंदता वाले बच्चों के जो विशेषताएं बताइए वो क्या होते हैं। तो मानसिक मंदता का मतलब हो गया वह असामान्य साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता जो कि व्यक्ति की विकासात्मक जो अवस्थाएं होती है ना उनको प्रकट करती है, उनके जो अनुकूलतम व्यवहार में कमी या हाथ से संबंधित होती है। मानसिक मंदता क्या, बच्चे को दूसरे लोगों की सहायता पर आश्रित रहना पड़ता है, जिन भी लोगों को मानसिक मंदता की दिक्कत होती है। इसमें क्या रहता है कि बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता, अनुकूल व्यवहार होते हैं ना उसमें कमी होती है, तो वो जीवन पर्यंत बच्चे को प्रभावित करती है, जिंदगी भर वो मानसिक मंदता के बच्चे को दिक्कत करती है। पर अगर उपयुक्त जो प्रशिक्षण दिया जाए बच्चे को या उसके प्रयास किए जाए ना तो बच्चे को थोड़ा बहुत जैसे कि अपनी जो दैनिक जरूरतें होती है ना उनको पूरा करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, उनको अनुकूलतम व्यवहार को बच्चों को उन्नत बनाया जा सकता है। मानसिक मंदता जो होती है वो मानसिक रोग से थोड़ी अलग होती है, मानसिक रोग अलग होता है, मानसिक मंदता अलग होती है। जैसे कि मानसिक रोग होते हैं वो एक तरह का विचलित व्यवहार है, मानसिक रोग क्या कभी भी समझो ये बीमारी है वो, और मानसिक रोग है इसमें बच्चे की जो बुद्धिमत्ता होती है ना वो ऐसा नहीं है कि उसमें भी मंदता हो, नहीं, उसमें मानसिक जो स्तर होता है ना वो मानसिक मंदता वाले बच्चे से सामान्य या फिर अच्छा भी हो सकता है। पर क्या कोई भी तनावपूर्ण कुछ स्थितियां या परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि बच्चे का जो व्यवहार होता है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो वो मानसिक रोग होता है। ये बीमारी है ना उसके अनुभव मस्तिष्क को प्रभावित करती है, और इसी के कारण बच्चा वांछनीय व्यवहार यानी कि क्या ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करता है कि जो क्या मान्य नहीं होता है, तो ये ही क्या मानसिक रोग होता है। अब हमें मानसिक जो रूप से मंद बच्चे हैं तो उनकी क्या विशेषताएं है ये बताना है। तो इन बच्चों का जो बाह्य स्वरूप होता है यानी कि बाहर से जैसे स्वरूप होता है ना, मानसिक मंदता वाले बच्चे तो हमारे दिमाग में जैसे आने लग जाता है कि अच्छा उसका बाह्य स्वरूप ऐसा होता है कि जैसे सिर झटक रहा होगा है ना, साइड में झुका होगा, और एक विकृत सा मतलब चेहरा होगा। हम अलग ही एक विशिष्ट जो होता है ना कि विशिष्ट पहचान बना लेते हैं अपने आप में, या उसे देख के ना पता चल जाता है कि इसको कोई दिक्कत है, तो ये उसका बाह्य स्वरूप होता है, तो उससे पता लग जाता है। बच्चे का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार भी ऐसा होता है कि उससे हमें पता लग सकता है कि बच्चे को मानसिक मंदता है। जैसे कि बच्चे का जो शैक्षिक निष्पत्ति यानी कि योग्यता, यानी कि बच्चे की जो पढ़ाई लिखाई करता है ना बच्चा, तो उसके सीखने की जो योग्यता होती है या सीखने की जो गति होती है वो नॉर्मल बच्चों से थोड़ी कम होती है, और इनकी वाक क्षमता यानी कि बोलने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। इनमें संचित शक्ति यानी कि जो इनमें पावर ताकत होती है ना वो कम होती है, बहुत कम होती है बच्चों में। दूसरों की हेल्प के बिना ये बच्चे दूसरे अन्य बच्चों के साथ सक्रियता से खेल ही नहीं सकते हैं खुद से। इनकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो बेढंगी होती हैं, यानी कि उनके ऊपर इनका खुद का काबू नहीं होता। जैसे कि झटके या फिर असममित क्रियाएं होती है, झटका जैसे कोई भी कार्य करते टाइम शरीर में झटके लगते हैं, दोनों बाहें उनको हाथ से एक साथ हिलाने में मतलब दिक्कत होती है, इनको एक साथ नहीं हिला पाते हैं, आंख व हाथ के बीच जो समन्वय करने में दिक्कत आती है, अपर्याप्त असंतुलन रहता है इनका, जिससे क्या बच्चे जैसे कोई भी क्रिया करते तो बार बार गिर जाते हैं, चीजें गिर जाती है इनसे, ये खड़े हो तो टकरा जाते चलते टाइम किसी चीज से। इनमें सृजनशीलता की भी कमी होती है, कुछ नया करने की ना इनमें नहीं रहती है सृजनशीलता, कोई भी चीज सीखने में इनको प्रॉब्लम आती है। व्यवहार संबंधी समस्याएं होती है, जैसे कि आक्रामक व्यवहार हो गया, क्रोधावेश, जिद्दीपन, विनिर्मित व्यवहार या फिर विरोध प्रदर्शन, ये सारी के मानसिक मंदता वाले बच्चे की विशेषताएं हैं।
अभी लास्ट में हम देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन सब के क्या हमसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित के नाम बताइए। ये 2-3 बार आया हुआ भी है एग्जाम में। तो पहला हमें यूनिसेफ का नाम बताना है, पूरा नाम यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, अभी नेक्स्ट WFP के बारे में पूछ सकते हैं। ये हो गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी कि W से वर्ल्ड, F से फूड, P से प्रोग्राम। WFP का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट पूछ सकते हैं निपसेड के बारे में। निपसेड की पूरी फुल फॉर्म क्या है? तो निपसेड की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। अभी नेक्स्ट है केयर, CARE, केयर के फुल फॉर्म है कॉर्पोरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, इसको ऐसे लिखा गया कि कॉर्पोरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। इसकी फुल फॉर्म किसकी है? ये केयर की, CARE, केयर। नेक्स्ट है NCB की फुल फॉर्म। NCB है नेशनल चिल्ड्रंस बोर्ड, NCB नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय बाल बोर्ड। NCB की फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है CRS। CRS क्या है? CRS है कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थी। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।